वर्ब अग्रीमेंट में हम लोग आगे की कहानी को देखेंगे कि क्या हमें सीखने को यहां नया मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्यों जरूरी है, और उसमें हमने कुछ 3-4 पॉइंट्स को डिस्कस किया जो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एज यूजुअल मैंने 1-2 पॉइंट्स लिख रखा है बिकॉज आई वांट टू सेव माय टाइम, क्योंकि लिखने में 5 से 10 मिनट तो लगने हैं गाइस। बात समझ में आ रही है? और आप लोग एक बार जरा सा मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को अच्छे से। ओके गाइस, या फिर आप टेलीग्राम में पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग भी रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, और मुझे पता है सारे बच्चे कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज काइंडली रिस्पांस दीजिए, और जहां नहीं समझ में आए वो क्वेश्चंस मुझसे पूछिए कि सर आज के लेक्चर में मुझे ये नहीं समझ में आया। तो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं आज क्या है हमारे सामने। क्लियर है ना? तो आ जाइए, फिर कुछ नए पॉइंट्स हम लोग आज फिर सीखने वाले। क्या है वो नया पॉइंट? देखो, सबसे पहले एक बात यहां पे आपके सामने दिख रहा होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर या सेंटेंस या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा होता है ना, किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग या तो ए से हो या एन से, इधर ए और एन, उसके बाद क्या होना चाहिए? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, उसके बाद ऑफ और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऐसा जब स्ट्रक्चर रहे पूरे सब्जेक्ट में तो याद रखोगे कि कैसा वर्ब यूज होता है। तो आप देखिए यहां पे लिखा गया है सिंगुलर वर्ब, ये याद रखना। अगर इसके प्लेस पे किसी ने प्लूरल वर्ब का यूज किया वो रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर से समझो जो मैं बताने जा रहा हूं। स्टार्टिंग किससे होगा? ए या एन से होगा अकॉर्डिंग टू नीड। इसके बाद देखो एक वर्ड है सिंगुलर और कलेक्टिव नाउन, वैसा नाउन जो कलेक्शन को दिखाए। कलेक्टिव का मतलब टू शो कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब एक मतलब इकट्ठा का सेंस, ऐसे कह सकते हो कि कोई चीज समूह में हो, उसके लिए कलेक्टिव नाउन, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद अपन के पास ऑफ होगा, और आप जानते हैं एज यूजुअल ऑफ के बाद जनरली प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन कायदे से ये समझना कि मैंने सेंटेंस में पढ़ाया कि सब्जेक्ट वर्ड इस प्रेपोजिशन के बाद होता है या पहले, तो सेंटेंस में बहुत अच्छे से मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के पहले। तो कायदे से यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और साथ में ए या एन, तो ये टोटल का टोटल सब्जेक्ट कैसा कंसीडर हुआ? सिंगुलर। इसी के रीजन हम लोगों ने क्या यूज किया? एक सिंगुलर वर्ब का यूज किया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा कायदे से आगे देखते हैं और बढ़ते हैं क्या क्या है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे होते हैं। वैसा नाउन जो कलेक्शन को दिखाए, वैसा नाउन जो किसको दिखाए? कलेक्शन को दिखाए, समूह को दिखाए, वैसा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन यहां पे हमने लिखना है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एक वर्ड दिख रहा होगा दैट इज टीम, दिख रहा है ना? टीम एक कलेक्शन को दिखाता है, बंच यानी कि कलेक्शन, फ्लॉक, आर्मी, सीरीज, क्राउड, सेट, क्लास, पेयर, फ्लीट, बैंड, चेन, गैलेक्सी, वॉली, स्वार्म, ज्यूरी, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा, कमिटी, ये सारे जो वर्ड है गाइस, ये अपने आप में कलेक्टिव वर्ड है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम कलेक्टिव नाउन, और ये सिंगुलर होंगे। टीम की जगह टीम्स कर सकते हो, बंच की जगह बंचेस कर सकते हो, समझना, पेयर की जगह पेयर्स कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने उससे रूबरू होते हैं। एग्जांपल्स में देखिए क्या लिखा गया, मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ए, यहां पे फोकस करना है कि सर ए आया। चलो स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट फिक्स हो गया। उसके बाद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन टीम, बैंड, हर्ड, ये भी सही है। ऑफ पैटर्न है, ऑफ पैटर्न है, ऑफ पैटर्न है। इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। देखो यहां पे प्लेयर्स लिखा गया, एस लग गया प्लूरल। डॉक्टर लिखा गया, एस लग गया प्लूरल डॉक्टर्स। यहां पे म्यूजिशियन लिखा गया, एस लग गया म्यूजिशियंस। और यहां पे कैटल। अब इससे समझो, आपके मन में आ रहा होगा कि सर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहां पे कैटल की जगह कैटल्स होगा। तो एक पॉइंट मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ध्यान से सब लोग याद रखिएगा। कैटल जिसका मतलब मवेशी होता है, कायदे से ये सिंगुलर, और अगर बात करें प्लूरल तो ये याद रखना
कि कैटल का यूज हम जनरली सिंगुलर की तरह नहीं यूज करते हैं, किसकी तरह यूज करते हैं, प्लूरल की तरह यूज करते हैं। दैट मीन्स ये एक प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और अगर कोई बंदा इस तरीके से कैटल को कैटल्स बना दे तो ये कायदे से क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कैटल इटसेल्फ प्लूरल है, ओके ना? तो कैटल भी यहां पे प्लूरल हो गया। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, सारा पैटर्न हमें समझ में आ गया। अब आने वाला वर्ब लेकिन सिंगुलर होगा, किसके अकॉर्डिंग? ये एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग। तो अब जरा चूज करो, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स के लिए भी हम टीम का यूज करते हैं और डॉक्टर्स के लिए भी टीम का यूज करते हैं, उनके समूह के लिए। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स या डॉक्टर्स, बताओ हैव का यूज करें या हैज का? तो आप जान चुके हैं कि सर सिंगुलर वर्ब चाहिए तो कायदे से यहां पे हैव का यूज नहीं होगा, उनको किसका यूज करना होगा? सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करना होगा। ठीक है, डॉक्टर्स की या प्लेयर्स की एक टीम आई। आगे बढ़ते हैं, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, यहां तक सही है। एक ही बैंड है, एक ही टीम है, एक ही कलेक्शन है, तो यहां पे प्लूरल वर्ब हैव का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे? सिंगुलर हैज का यूज करेंगे। यानी म्यूजिशियंस का एक बैंड जो है आया है, अराइव किया। ए हर्ड ऑफ कैटल, कैटल जान गए, कैटल्स होगा नहीं, तो मवेशियों का एक झुंड। तो आप बताओ सिंगुलर वर्ब चाहिए, इज होगा या आर? तो आप बोलोगे सर इज होगा। ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक छोटा सा पॉइंट जानना कि एग्जामिनेशन में कभी कभी बंदे कंफ्यूज कर जाते हैं, इस फील्ड की जगह ये फील्ड्स भी लिखा रहता है। याद रखिएगा ये फील्ड्स भी सही होता है, ऐसा मत समझ जाना कि ये अनकाउंटेबल है तो गलत हो जाने वाला है, क्योंकि फील्ड्स का बेसिकली यूज तब किया जाता है ए लार्ज, मतलब कि एक लार्ज ग्राउंड की बात करें, दैट इज यूज्ड फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस, किसी एक खास पर्पस के लिए बहुत बड़े फील्ड का यूज करते हैं, तो उस केस में फील्ड्स का भी यूज होता है। तो कायदे से सारा का सारा समझ में आ गया कि कहां सिंगुलर वर्ब क्यों होना है। अब एक और एग्जांपल है हमारे सामने, इससे जरा रूबरू हूं, जरा बताओ। यहां पे इज है, यहां आर है और आगे लिखा है अ पेयर ऑफ ट्राउजर। अब कायदे से समझना, कुछ पॉइंट मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं। वो पॉइंट मेरे गाइस इस तरीके से है। सबसे पहला बात समझिएगा, अगर कहीं लिखा गया है ट्राउजर तो कायदे से समझना इट इज अ पेयर वर्ड, एंड पेयर वर्ड में ये ट्राउजर लिखना गलत है। इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ट्राउजर्स। ये ट्राउजर्स करेक्ट वर्ड है, ट्राउजर इज नॉट अ वर्ड। हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में कि भाई मुझे एक नया ट्राउजर चाहिए, आई वांट अ न्यू ट्राउजर। गलत है, रॉन्ग है, निहायती गलती हो रहा है भाई। तो क्या घटिया यूज है, निहायती घटिया, कि ट्राउजर नहीं होता है ट्राउजर्स होता है, स्लीपर नहीं होता है स्लीपर्स होता है, गॉगल नहीं गॉगल्स होता है, बाइनोकुलर नहीं बाइनोकुलर्स होता है, स्पेक्टेकल नहीं स्पेक्टेकल्स होता है। समझ रहे हैं ना? ये मैं नाम में आपको बताऊंगा अच्छे से, फिलहाल इतना याद रखो। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि ये जो पेयर ट्राउजर्स है, कायदे से मैंने कहा कि ये पेयर नाउन है। क्या मैंने बोला? ये पेयर नाउन है, और इन जनरल पेयर नाउन्स आर कंसीडर्ड एज प्लूरल नाउन। ओके, जो भी पेयर नाउन होता है वो प्लूरल होता है, इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ गया? अच्छा, एक पॉइंट और मैंने आपको पहले भी बताया था, याद होगा, कि कभी भी देयर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो, याद आ रहा है कुछ, तो इसे इस देयर को वी कंसीडर दिस वर्ड एज अ डमी सब्जेक्ट। ये डमी सब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग? तो याद रखना कि देयर के बाद अगर वर्ब है तो इस वर्ब का जो रियल सब्जेक्ट होगा ये इस वर्ब के बाद होगा। क्या मैंने बोला? इस वर्ब का जो रियल सब्जेक्ट होगा वो इस वर्ब के बाद होगा, आफ्टर यूज किया गया होगा। तो ये दो पॉइंट अगर माइंड में आ जाता है तो कायदे से देखिए कि इस देयर के बाद अपन को इज यूज करना है या फिर आर यूज करना है, तो हम देखेंगे कि उसके बाद कैसा सब्जेक्ट आए। तो कायदे से देखो यहां पे ए पेयर का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? ए पेयर। और दूसरा इस ट्राउजर में क्या लगाना होगा? एस लगाना होगा। एक मिस्टेक तो ट्राउजर्स हो गया। अब जान चुके हैं कि ट्राउजर्स तो प्लूरल नाउन है, लेकिन आप जरा बताओ ऑफ के बाद होता है मेन वर्ड या ऑफ के पहले? तो आपको बताया गया है कि प्रीपोजिशन के पहले होता है। तो पहले तो एक ही पेयर है, एक ही जोड़ा है, मतलब ये सिंगुलर हो गया।
और इस सिंगुलर होने की वजह से अपन ने यहां पे क्या यूज किया, इज का यूज किया, आर का यूज क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ में आ गई सारे लोगों की बात? तो सारे लोगों को जब समझ में आ गया तो ये याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही यहां पे अगर ए टीम की जगह टू टीम्स की बात कर दे, अगर यहाँ पे ए बैंड की जगह टू बैंड्स की बात कर दे, यहाँ पे ए हर्ट की जगह 2, 3, 4 कुछ भी मोर देन वन या ए का यूज कर दें, इन दैट केस द वर्ब बिकम्स प्लुरल। उस केस में वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा म्यूजिशियंस का एक बैंड आया है, अब मान लो मैंने 2 बैंड कर रखा, तो क्या कहेंगे, 2 बैंड्स ऑफ म्यूजिशियंस हैव अराइव्ड। बात समझ में आ गया? बहुत अच्छा। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो एक और पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में नाउन भी आएगा, सेंटेंस भी आएगा, प्रपोजिशन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, कंजंक्शन भी आएगा, टेंस भी आएगा, वर्ब भी आएगा। इतने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं इसमें, समझ में आ रहा है ना? तो उन सबको हम लोग इसमें मिला के पढ़ेंगे। एक पॉइंट ये आता है बहुत ही शानदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसे मैं रखूंगा। ये याद रखना, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और कायदे से मैं इन सारे पॉइंट्स को फिर प्रोनाउंस में भी डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल करके। अभी बस इतना याद रखना, जहां भी तुम्हें दिख जाए इच, इधर, निदर, बेसिकली ये इच जो होता है, इधर जो होता है, निदर जो होता है, इसे हम एक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। देखो प्रोनाउन अलग अलग तरह का होता है, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ये सारे के सारे एम्फैटिक, सॉरी। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, तो इसे बस एक नाम से याद रखना, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आगे याद रहे ये क्या है। तो मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होता है, ये याद रखोगे। कौन कौन होता है, एच, इधर, नीदर। फिर से बोलो, एच, इधर, नीदर। इसमें एक और है एवरी, बेसिकली वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बट प्रोनाउन नहीं होता है, वो प्रोनाउन की तरह यूज नहीं किया जाता है, उसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। ओके ना, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल समझ लीजिए कि एच, इधर, नीदर, एवरी चारों को कंसीडर कर लो, ये सारे सिंगुलर हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं बताऊंगा कि भाई साहब कोई भी याद रखना कि यहां पे अगर कोई सिंगुलर वर्ड है तो इसके बाद आने वाली चीजें ऑलमोस्ट, चाहे तो वो नाउन हो या फिर वर्ब हो, ये सारा का सारा सिंगुलर होता है। क्या मैंने बोला, जरा फटाफट बोलो। मैंने बोला कि सर अगर कोई सिंगुलर आपका प्रोनाउन या डिटरमिनर या एडजेक्टिव है तो इसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, इसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझ गए इस पॉइंट को? तो सेम स्ट्रक्चर यहां पे है कि सर इच के बाद अगर नाउन चाहिए तो सिंगुलर नाउन, इधर के बाद नाउन चाहिए तो सिंगुलर नाउन, निदर के बाद नाउन चाहिए तो सिंगुलर नाउन। कभी भी यहां पे प्लुरल नाउन का यूज नहीं करेंगे। अब जब ये पूरा का पूरा सिंगुलर हो गया तो इन सब के बाद आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो ये याद रखना, कभी भी यहां प्लुरल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। इच से स्टार्ट हो, इधर से स्टार्ट हो, निदर से। अच्छा इसको ट्रिक रख लो माइंड में कि इच से स्टार्ट हो कोई सेंटेंस, इधर से स्टार्ट हो, निदर से स्टार्ट हो, एवरी से, ये 4 रखना, इच, इधर, एवरी, निदर। अगर इनसे तुम्हारा सेंटेंस स्टार्ट हो, in that case you have to use a singular verb. If you use a plural verb then you are going to make a blunder. आप एक मिस्टेक करने जा रहे हैं, आपसे गलती हो रहा है, ओके ना? तो अब इसी बात को आगे समझते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि सर इच के बाद नाउन मैंने लिखा है, इच के बाद डायरेक्ट वर्ब भी आ सकता है। क्या मैंने बोला, इच के बाद डायरेक्ट वर्ब भी आ सकता है। तो अब जान चुके कि इच कैसा वर्ड है, सिंगुलर, तो यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा। समझ में आ रहा है? इधर है तो इधर के बाद भी अपना कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। और निदर है तो निदर के बाद भी कैसा वर्ब आएगा, तो आपने बोला कि सिंगुलर वर्ब आएगा। यहां कभी भी अपन प्लुरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे क्योंकि भाई साहब स्टार्टिंग में ये सारे दिख गए।
अब आप यहां पे एक स्टार पॉइंट आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा आराम से। एक पॉइंट याद रखेंगे कि वी नेवर यूज एवरी अलोन। एवरी को अकेले कभी भी यूज मत करना, अदरवाइज गलती होगी, मिस्टेक होगा। आप इच का यूज सब्जेक्ट के रूप में अकेले कर सकते हो, इधर का यूज सब्जेक्ट के रूप में अकेले कर सकते हो, निदर का यूज सब्जेक्ट के रूप में अकेले कर सकते हो, लेकिन एवरी का यूज कभी भी अकेले नहीं होगा। इसका एक और तरीका है समझने का। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज कि ईच के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा, एवरी के बाद नहीं आएगा, निदर के बाद इधर के बाद आएगा। मतलब एवरी के जस्ट बाद वर्ब का यूज मत करना। इट इज ऑल्सो अ ट्रिक। यहां देखो, एवरी के बाद एवरी का कहीं यूज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहां कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद वर्ब है। लेकिन एवरी के बाद अगर वर्ब चाहिए तो एवरी में तुम्हें ऐड करना होगा दो तीन चीजों को प्रोनाउन बनाने के लिए। या तो ऐड करो वन, एवरीवन, या तो ऐड करो बडी, एवरीबडी, या फिर ऐड करो थिंग, तो ये हो जाएगा एवरीथिंग। और तभी आप यहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आप पूछोगे सर सिंगुलर क्यों होता है? तो प्रोनाउन चैप्टर में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहीं भी एवरी से कोई भी कंपाउंड बना हो, वो सारा का सारा कंपाउंड बेसिकली आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो एवरी से बना कंपाउंड क्या हो जाएगा? बताइए फास्ट। सिंगुलर हो जाएगा, एकदम डेफिनेटली। इस बात को समझना होगा। यहां तक बात समझ में आ गया? आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इच के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा या नहीं? जरा देखो तो इच के डायरेक्ट वर्ब आया। कैसा वर्ब आया? सिंगुलर। तो मैंने कहा इच इज रेडी। अगर यहां पे कोई आर का यूज कर दे तो वो गलत हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, वो ध्यान रखना सभी लोग। कहीं भी इच की बात की जाए तो याद रखिएगा इच जनरली दो के लिए यूज होता है, और अगर बात करें एवरी की, किसकी बात करें? एवरी, तो ये जो है 3 या मोर देन 3 होगा। मोर देन 3 यहां पे लिख दिया मैंने, बाद में यहां पे मेंशन कर दूंगा फिर से। मैंने कहा कि इच का यूज कितने के लिए? 2 के लिए, और एवरी का यूज 3 या 3 से अधिक के लिए, 3 और मोर देन 3। समझ में आ रहा है सारे लोगों को ना? ये एकदम माइंड में सेट रखिएगा। तो मैंने कहा सर इच इज रेडी, 2 में से प्रत्येक तैयार है। हिंदी में क्या हुआ? 2 में से प्रत्येक तैयार है। इच का ये हिंदी मीनिंग होता है, अपने आप में करेक्ट हो गया। अच्छा, उसी में आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, इधर इज हैप्पी। इधर मतलब 2 में से कोई एक। मैंने क्या बोला? 2 में से कोई एक हैप्पी है। इधर इज हैप्पी, ये भी सिंगुलर है, यहां पे इज का यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर के जस्ट बाद क्या आपने यूज किया? वर्ब का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं निदर हैज गॉन। अब जरा देखो, निदर के बाद भी डायरेक्ट वर्ब का यूज होगा, लेकिन ये वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो निदर के बाद सिंगुलर, तो हैज सिंगुलर है, हैज के बाद V3 का यूज किया गया, जो भी सही है। अब निदर का हिंदी मीनिंग होता है 2 में से कोई नहीं। मतलब इच, इधर, निदर, इच, इधर, निदर, ये कितने के लिए यूज हो रहे हैं? 2 में से प्रत्येक, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई नहीं। समझ में आ गया? तो निदर हैज गॉन टू दिल्ली, 2 में से कोई भी दिल्ली नहीं गया, नहीं गई। समझ गए यहां तक? तो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था जो आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को फिर से समझते हैं। इच के बाद देखो नाउन आया, इधर के बाद नाउन आया, निदर के बाद नाउन आया। अगर इसमें हम यूज कर सकते हैं तो एवरी को भी ऐड कर लो। क्या मैंने बोला कि सर इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूं तो यहां पे अपन इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैं हटाता हूं और मैंने यहां पे ऐड कर दिया एवरी। और अगर एवरी की बात करें तो इसके बाद भी सिंगुलर नाउन का यूज किया जा सकता है। मैंने कहा इच, इधर, निदर, एवरी, इन सबके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं। अब जरा यहां देखिए कि इच के बाद चाइल्ड का यूज किया गया। इच अपने आप में सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, लेकिन कायदे से याद रखिएगा, ये जो इच, इधर, निदर होंगे, सुनो ध्यान से, ये जो इच, इधर, निदर होंगे, ये प्रोनाउन तब कहलाएंगे जब इनके जस्ट बाद वर्ब आ जाए। अगर इनके बाद ये नाउन आ गया तो ये याद रखना, ये एडजेक्टिव हो जाते हैं, डिटरमिनर हो जाते हैं। और इसे बहुत ही डिटेल और एक्सप्लेन करूंगा मैं
प्रोनाउन चैप्टर में। अभी बस इतना याद रखो, ईच इधर नीदर दिखे, बाद में सब कुछ क्या होगा, सिंगुलर। तो अपन को क्या फोकस करना है सर, कि सर यहां पे जो ईच चाइल्ड लिखा गया, अगर कोई बंदा चिल्ड्रेन का यूज कर दे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अभी सही है, दो में से प्रत्येक चाइल्ड बच्चा जो है इज रेडी, ये इज भी सही है क्योंकि आप देखो यहां पे कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। उसी में कहानी आगे बढ़ते हैं और क्या पाते हैं कि सर लिखा गया एवरी, क्या लिखा हुआ है, एवरी। एवरी देखो मैंने ऐड किया, इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, आप बोलोगे गर्ल्स है, तो गर्ल्स में से एस हटा दो, सिंगुलर काउंटेबल बन गया। अच्छा वर्ब कैसा था, तो आप बोलेंगे सर यहां पे तो वर्ब सिंगुलर है, लेकिन कायदे से यहां पे हैव का यूज किया गया, जो नहीं होगा तो क्या यूज करें, यहां पे हैज का यूज करें। एवरी गर्ल हैज डन द वर्क, अब जाके ये सेंटेंस सही हो गया, 3 या 3 में से प्रत्येक लड़की ने काम किया। ओके, आगे देखो ईच के बाद क्या यूज किया गया, मैंने लिखा है ईच बॉयज एंड गर्ल्स, कोई दिक्कत नहीं, एंड का यूज कर सकते हैं जोड़ने के लिए दो सिंगुलर नाउन्स को। मैंने क्या बोला, दो सिंगुलर नाउन्स को। दैट मींस एक स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आया, जो मैं स्ट्रक्चर यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि अगर ईच है तो ईच के बाद सिंगुलर नाउन होगा, इसके बाद अपन क्या यूज करेंगे, एंड, और फिर सिंगुलर नाउन, और लास्ट में याद रखना सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। मतलब ईच है, सिंगुलर नाउन, एंड सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जब ऐसा बात है भाई तो गड़बड़ क्या हो गया, तो सर यहां ईच के बाद सिंगुलर चाहिए तो बॉय कर दो, एंड ठीक है इसके बाद भी सिंगुलर चाहिए तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स की जगह पे गर्ल। ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक दो में से प्रत्येक लड़का और लड़की इज इंडस्ट्रियस, मेहनती है। यहां पे इज क्यों आया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सर ने सिंगुलर वर्ब बताया, तो ये सिंगुलर वर्ब आएगा। कायदे से ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपने देखो ईच, इधर, नीदर, ईच, एवरी, ईच, कहीं भी कुछ देखा तो इसके बाद आने वाली सारी चीजें क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि कायदे से देखो अभी मैंने बताया कि अगर सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सेम पैटर्न यहां पे सब कुछ फॉलो किया। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब एक और एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, आई नो, मैं जानता हूं, ये तो सही है, आई के साथ नो। ईच ऑफ दे लिखा है, क्या लिखा है, ईच ऑफ दे। अब क्या मैं बताना चाह रहा हूं उसे जरा समझना। सर इसमें सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है जो मैं यहां पे दिखाता हूं, आप लोग सब लोग फोकस कीजिएगा, और क्या है मैं उसे बता रहा हूं, सब लोग यहां ध्यान देंगे। जैसे ही मैंने कहा कि सर आप जानते हैं कि ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव केस। और आप जानते हैं कि दे जो होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है, देम होता है। तो यहां पे हम देम का यूज करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। और किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप बोलेंगे सर दे का। तो सबसे पहले बताओ कि एरर क्या होगा, तो ईच ऑफ के बाद यहां पे दे न लिख के अपन को क्या लिखना होगा, देम लिखना होगा। रीजन बताइए, क्योंकि ऑफ के बाद हमने क्या यूज किया, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑफ जो है प्रेपोजिशन है। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, जरा ध्यान से देखोगे, आई नो, और एग्जामिनेशन में पूछा गया देम ईच, ऐसा कभी भी यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि ईच के बाद ऑफ लगा के ही प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। यहां पे ऐसा नहीं करना कि एक प्रोनाउन देम भी दे दिया और ईच भी यहां पे प्रोनाउन कर दिए। जनरली ईच कभी भी सेंटेंस के लास्ट में यूज नहीं किया जाता है। मैंने क्या बोला, जनरली ईच इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ईच को सेंटेंस के लास्ट में जनरल केस में अपन यूज नहीं करेंगे, इस पॉइंट को लिख लेना। तभी आएगा जब ईच के पहले कोई काउंटिंग वर्ड आए। मैंने क्या बोला, ईच लास्ट में तभी आएगा जब ईच के पहले कुछ काउंटिंग वर्ड आ जाए। जैसे आई नो द 2 बॉयज ईच, आई नो द 2 बॉयज, आई नो द 2 गर्ल्स, आई नो द 2 स्टूडेंट्स ईच, तब आप यूज करोगे क्योंकि ईच के पहले आपने 2 एक काउंटिंग वर्ड का यूज किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जनरली ईच को सेंटेंस के लास्ट में यूज नहीं करते। यहां तक की बात जब समझ में आ गई तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो यहां ध्यान से देखना। कोई भी सेंटेंस इट से स्टार्ट हो या एवरी से स्टार्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा,
एंड आ सकता है जैसा कि अभी इस स्ट्रक्चर में जाने थे, और इसके बाद भी आप एवरी या इच का यूज कर सकते हैं। मतलब सिंगुलर नाउन के पहले इच या एवरी, एंड से जोड़ के फिर से वही चीज, सिंगुलर नाउन के पहले इच या एवरी। पैटर्न कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, यहां पे जो वर्ब आएगा ये याद रखना, ये जो वर्ब आएगा ये नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इस वाले सब्जेक्ट। देखो एक सिंगुलर नाउन ये भी सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अरे सर उतना छोड़िए ना, डायरेक्ट ईच हो या एवरी हो, वर्ब तो हमेशा सिंगुलर हो, चाहे इसका या उसका। इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं कि नियरेस्ट या लास्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगा? द रीजन इज कि आप अगर आगे पजेसिव का यूज करते हो, पजेसिव मतलब हिज, हर, उसके बाद बताओ माई, योर, आवर, देयर, तो ये जो पजेसिव है ना एग्जामिनेशन में यहीं पे करता है एरर। इस पजेसिव का यूज भी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो करीब वाला नाउन है। इस बात को याद रखिएगा, इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग अगर पजेसिव का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इस पे हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। पहले इतनी बातें लिखिए, यू हैव 30 सेकेंड्स गाइस, फास्ट लिखेंगे, चलिए जल्दी लिखेंगे। फटाफट लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहां तक कि अगर आप बातों को लिख लिए हैं तो हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। आप लोग डेली रिवीजन करते चलिए, इस बात को याद रखिए कि बहुत जल्दी ही अगर वैक्सीन बन जाता है तो आपकी जो एग्जामिनेशंस है, जो भी पेंडिंग एग्जामिनेशंस है, चाहे एसएससी के हो, बैंक के हो, या फिर आपके टेट वगैरह, सीटेट वगैरह के एग्जाम हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, बैंक का, दरोगा का, वो सारा एग्जाम फटाफट कंडक्ट होने वाले हैं। इसलिए मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट पे भी, ग्रामर पे भी, वोकैब पे भी, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है गाइस, चलो यहां तक की तो बातों को हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल्स अपन को देखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। Each boy and every girls are ready for the competition। एक और ऐसे लिखो, each boy and every girl has done her, his, their work। एक और एग्जांपल ले ले, every girl and every boy have completed their work properly। okay, next sentence, थोड़ा सा पहले वाला भी कॉन्सेप्ट लेते हैं। नीदर कार्स आर माइन। एक और एग्जांपल ले लो, द चिल्ड्रन
each has या have, a notebook, we each have या has a car। चलिए इतना ही देखते हैं, इन सेंटेंसेस के थ्रू हम लोग चीजों को समझते हैं। चलो मैं 10 सेकंड्स दे रहा हूं, आप सोचिए, उसके बाद हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। फास्ट थोड़ा सा सोचिएगा इसे। चलिए आइए, जितना भी दिमाग लगा रहे हैं मैं आपको बताता हूं कि यहां पे क्या होने वाला उसे समझिएगा। ध्यान से सब लोग फोकस कीजिए। आइए, मैंने कहा कि फर्स्ट जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, बेसिकली इस सेंटेंस में आप देखो कि इच के साथ मैंने एक सिंगुलर नाउन बॉय का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक कंजंक्शन आ गया, बहुत बढ़िया। फिर एवरी आया। देखो कुछ लोग के मन में ख्याल होता है कि सर अगर स्टार्टिंग में सिंगुलर नाउन के पहले इच आया तो यहाँ पे जो सिंगुलर नाउन होना चाहिए इसके पहले भी इच होगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं। यहाँ पे इच का यूज कर सकते हो, एवरी का यूज कर सकते हो, इच एवरी का यूज कर सकते हो, एवरी इच का यूज कर सकते हो, कोई भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप सिंगुलर नाउन है तो आप जानते हैं कि इच के बाद सिंगुलर नाउन, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गर्ल्स की जगह गर्ल होगा। और क्या गड़बड़ है, तो हमने जाना कि आगे सिंगुलर वर्ब चाहिए तो आर की जगह पे क्या यूज होगा, इज का यूज होगा। तो ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज रेडी फॉर द कंपटीशन। समझ में आ गया, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की कंपटीशन के लिए रेडी है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच के बाद आप जानते हैं एक सिंगुलर नाउन चाहिए तो सिंगुलर नाउन है, एंड है, और एवरी के बाद भी सिंगुलर नाउन चाहिए तो गर्ल यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर, तो हैज अपने आप में सिंगुलर होता है, ये भी सही है। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये भी सही है। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल हैज डन। अब आगे मैंने बताया था कि पजेसिव की बात, तो देखो यहाँ पे हिज, हर, देयर, ये तीन पजेसिव्स हैं। इसमें से हमें चूज करना है कि कौन वाला होगा। बताओ कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की ने अपने काम को किया, किसका यूज करें। तो मैंने बोला कि नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है बोलिए, तो आप बोलेंगे सर गर्ल है। और गर्ल के लिए ना तो यहाँ पे हिज का यूज करेंगे ना तो देयर का यूज करेंगे। हिज प्लुरल हो गया, सॉरी हिज जो है मेल हो गया और देयर जो हो गया प्लुरल हो गया। तो गर्ल सिंगुलर है और फेमिनाइन है, यानी कि फेमिनिन है, तो हम क्या करें यहाँ पे, तो बताओ हर का यूज करेंगे। तो ये कायदे से अपने आप में यहाँ पे हर सही हो गया, किसके अकॉर्डिंग, गर्ल के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बच्चे क्या होते हैं, हड़बड़ी में यहाँ पे लिखा रहेगा देयर, वो समझेंगे ईच बॉय एंड एवरी गर्ल बहुत ज्यादा हो गए, लड़का लड़की दोनों की बात की जा रही है तो देयर का यूज कर दे। नहीं, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम हमेशा बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, सिंगल की, प्रत्येक की बात करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा गया, इसे समझते हैं क्या है। जैसे ही यहां देखते हैं तो लिखा हुआ है एवरी के बाद सिंगुलर नाउन गर्ल, सही है। एंड है, एवरी के बाद बॉय, ये भी सही है, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय। लेकिन कायदे से मुझे एक सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहां पे किसका यूज करेंगे, हैज। हैज के बाद V3 आया, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय हैज कंप्लीटेड। अब यहां पे कायदे से पजेसिव का यूज किया गया, जो कि देयर। तो प्रत्येक की बात है, प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़का। तो बताओ किसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या आना चाहिए। मैं अगर ऑप्शंस क्रिएट कर दूं, मान लो कि मैंने यहां पे एक ऑप्शन किया हिज, एक ऑप्शन किया हर और एक ऑप्शन किया इट्स। जरा बताओ तो क्या यूज करें। तो आपके मन में ख्याल आएगा कि नियरेस्ट सब्जेक्ट सर ने बोला, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात करें तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बॉय है, और बॉय के लिए कभी भी हर नहीं आएगा क्योंकि ये लड़की के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। और इट्स जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए आता है। तो इस बॉय के अकॉर्डिंग अपन को क्या यूज करना होगा, हिज का यूज करना होगा। बात समझ में आ गया। यानी प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़का ने कंप्लीट किया अपना काम, अपना वर्क प्रॉपरली, सही तरीके से। समझ गए यहां तक। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, लिखा है नीदर। मैंने बताया था कि कहीं भी ईच, एवरी, इधर, निदर दिख जाए तो उसके बाद जो भी चीजें आती हैं वो जनरली क्या होंगी, सिंगुलर होंगी। जब ऐसा बात है तो भाई साहब बताओ कि यहाँ पे जो नाउन यूज किया गया कार्स, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि एस लगा के प्लुरल बना दिया गया।
तो यहाँ पे कार का यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, नीदर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हो गया नीदर कार। अच्छा, और भी कुछ गड़बड़ है क्या? एकदम रॉन्ग है, क्योंकि सर जब कुछ भी जो है सिंगुलर होगा तो यहाँ पे आर की जगह पे अपन को क्या यूज करना होगा, इज यूज करना होगा। तो अब सेंटेंस क्या बना, नीदर कार इज माइन, दो में से कोई भी कार मेरा नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये जाके करेक्ट हो गया। अब ये दो सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जामिनेशंस में पूछा गया 2019 में, 2018 में, मेंस में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को बताने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर यहां पे बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। वो स्ट्रक्चर क्या है, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विथ अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट प्लूरल सब्जेक्ट इफ वी यूज इच, then the verb comes according to the plural subject। ये जो verb है वो plural subject के अकॉर्डिंग आएगा। That means ये verb हमेशा जो है आप समझ चुके होंगे कि कैसा verb होगा, plural verb होगा। अगर इस verb को किसी बंदा ने singular verb करा तो ये कायदे से अपने आप में क्या हो जाने वाला है, रॉन्ग हो जाने वाला है। तो समझ लीजिएगा इस बात को कि ये चीजों को क्या कर दिया, गलत कर दिया। फिर से समझते हैं। मैंने क्या कहा कि यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग प्लूरल सब्जेक्ट से हो, इसको रिवर्स कहते हैं। यदि इच के पहले कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, यदि इच के पहले इफ वी हैव अ सब्जेक्ट, अ प्लूरल सब्जेक्ट बिफोर इच, देन द वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कि इच के पहले प्लूरल सब्जेक्ट है तो इच पे फोकस नहीं करेंगे। लग रहा होगा कि इच के बाद है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो वहां पे यूज होगा। अच्छा, सब्जेक्ट की जगह क्या यूज होता है, तो आप जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की जगह पे दो ही चीज आता है, चाहे तो वो क्या होगा, नाउन होगा, या फिर क्या होगा, तो बोलो प्रोनाउन होगा। तो ये जो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। आज सेंटेंस को देखते हैं और सेंटेंस से रूबरू होते हैं। मैंने क्या कहा कि यहां पे लिखा गया द चिल्ड्रेन, जैसे ही दिखा आप समझ गए कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और इसके बाद इच आया, तो बताइए इच के अकॉर्डिंग अगर किसी ने हैज का यूज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको करना क्या होगा, तो इस चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग हैव का यूज करना होगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो आपका है, मेन सब्जेक्ट एमएस का मतलब मेन सब्जेक्ट चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन इच हैव अ नोटबुक, मतलब बच्चों में से प्रत्येक के पास एक नोटबुक है, यानी प्रत्येक बच्चों के पास है। तो हर बच्चे की बात की गई, दैट्स व्हाई यहां पे प्लूरल वर्ब को यूज किया गया। सिमिलरली यहां पे देखो वी है, ये प्लूरल नाउन था, ये प्लूरल प्रोनाउन है। किसके पहले आया, इच के पहले। इच के अकॉर्डिंग अगर हैज यूज कर दें तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बताओ किसका यूज करें, तो आप बोलेंगे कि गुरुजी आपने अभी बताया कि इस वी के अकॉर्डिंग अपन को क्या यूज करना होगा, हैव का यूज करना। मतलब ये हैव का यूज सही है। वी इच हैव अ कार, हम लोगों में से प्रत्येक के पास एक कार है। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको यहां पे डिस्कस किया। अब जब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं कि हमने सर इच की बात की, एवरी की बात की, इधर की बात की, निदर की बात की, ठीक है। इसमें कभी कभी एक पॉइंट और आता है जो मैं यहां पे आपको बताता हूं, समझिएगा ध्यान से। यहां लिखता हूं, उसके बाद उधर एग्जांपल्स लिखने के लिए स्पेस सही रहेगा। कभी भी गाइस आप इस बात को ध्यान रखेंगे जो मैं यहां बताने जा रहा हूं कि सर इच ऑफ हो, क्या मैंने बोला, इच ऑफ हो, या फिर मैंने कहा इधर ऑफ हो, या फिर मैंने कहा निदर ऑफ हो। समझिएगा सारे लोग ध्यान से, तीन बातों को यहां पे अपन फोकस करेंगे। मैंने क्या बोला कि सर इच ऑफ हो, इधर ऑफ हो या निदर ऑफ हो, ठीक है, आप समझेंगे सारे लोग। तो इस तीनों के बाद अगर यहां पे कोई भी नाउन यूज करना हो या प्रोनाउन, तो वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन होगा। समझ गए सारे लोग। और लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग का ये 7 नंबर पॉइंट हो गया, ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या कहा कि इच ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, इधर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन,
नीदर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। और ये याद रखिएगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 95 to 97% केसेस में ऑफ पैटर्न के बाद सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट वाले पार्ट में ऑफ पैटर्न के बाद यानी इस प्रेपोजिशन के बाद 95 to 98% केसेस में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन ही आता है। समझ गए सारे लोग? लेकिन एच इधर नीदर होने के कारण, ड्यू टू एच इधर नीदर, वी हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे हमेशा याद रखना किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि अगर आगे पॉजेसिव रहे, क्या मैंने बोला? पॉजेसिव, तो ये पॉजेसिव भी अपने आप में सिंगुलर ही होगा। इस बात को याद रखना, कभी भी प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। किसके किसके बाद? आपको मैं यहां पे इसे थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूं, याद रखिएगा मैंने क्या कहा, एच हो, इधर हो, नीदर हो, ठीक है, और इनके साथ ऑफ का पैटर्न जुड़ा। समझ गए सारे लोग? चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, यहां देखो, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा, यहां पे सब लोग फोकस करेंगे। एच ऑफ देम, मैंने कहा हैव या हैज डन द वर्क। जरा सब लोग इस सेंटेंस पे फोकस कीजिए कि क्या लिखा गया। मैंने कहा each of them have या has done the work, तो आप बोलोगे सर इसमें से मुझे चूज करना है कि क्या यूज करें। तो आपके माइंड में एकदम धड़ाक से आ गया कि सर प्लूरल प्रोनाउन आया, कोई दिक्कत नहीं है। एच आया है, यहाँ पे ऑफ आया, और अभी अभी जाने कि सर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्यों आएगा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, तो दैट्स व्हाई यहां पे देम आया। लेकिन वर्ब कैसा है? तो सिंगुलर वर्ब, तो यहां हैव का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। समझ में आ गया? मतलब सेंटेंस बना उनमें से प्रत्येक, मैंने दो की बात, ईच जैसे ही आया होगा, तो ये जो देम है ये कितने पर्सन या थिंग्स को दिखाएगा? दो को दिखाएगा। तो यहां पे इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं, यहां देखो इस तरीके से लेते हैं। मैंने कहा either of the two shirts is या are mine। जरा देखो तो क्या लिखा हुआ है? either of the two shirts is या are mine। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, दो में से कोई एक शर्ट मेरा है। आपके मन में ख्याल आ गया कि सर जैसे ही आपने बताया था इधर होगा ऑफ पैटर्न होगा, यहां प्लूरल प्रोनाउन आ गया था। क्या आ गया? प्लूरल प्रोनाउन। यहां पे टू शर्ट्स जो है तो ये प्लूरल नाउन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा याद रखिएगा, ये टू का यूज नहीं भी करेंगे तो सही होगा, और एग्जामिनेशन में ऐसा देगा तो एरर मत करना। लेकिन इन बैंकिंग एग्जामिनेशंस इस टू को रिमूव करना होगा, क्योंकि वहां पे बात करता है मोस्ट एप्रोप्रिएट, सुपरफ्लुअस चीजों को हटाएंगे। सुपरफ्लुअस मतलब जो जरूरत से ज्यादा। तो मेरे दोस्तों यहां पे इधर अपने आप में दो का सेंस लेके आ रहा है, देन व्हाई डू वी यूज दिस वर्ड टू? कोई जरूरत नहीं, बट एसएससी या लैंग्वेज में हम लोग यूज कर सकते हैं दो को एम्फेसिस करने के लिए, उस पे जोर डालने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या हम लोग करने वाले थे? तो हमने ये करना था कि सर इज आएगा या आर, तो आप जान चुके हैं सर इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। तो ये इच के अकॉर्डिंग ही यहां पे हैज आया, इस इधर के अकॉर्डिंग यहां पे इज आया। बात समझ में आ गई? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। थोड़ा सा यहां देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, नीचे वहां जगह थोड़ा कम हो रहा है। मैंने क्या लिखना है सब लोग देखिएगा। each of us should respect his our teachers but at the same time he we they
must love his, our, their country। चलिए, जो मैं पार्ट को यहां पे रेड करूंगा, आपको उसमें से चूज करना है कि कौन होगा। यहां हिज और आर में बताइए, उसके बाद यहां पे ही, वी और दे, इसमें से बताएं, और हिज, आवर और देयर। चलो, तुम्हें 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, फटाफट बताओ कि कौन सा यहां पे होगा। चलिए, फास्ट बताएंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या यहां पे होने वाला है। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात ये समझ में आए कि सर जहां भी each ऑफ अस दिख रहा है उससे मतलब नहीं है। कहीं भी each ऑफ का पैटर्न आ रहा है, तुम देख रहे हो कि आगे वर्ब भी सिंगुलर है, पजेसिव भी क्या है, सिंगुलर है। जब ऐसा कंडीशन है तो हम जरा फोकस करें कि each ऑफ अस, उसके बाद शुड आया, कोई दिक्कत नहीं है, शुड के साथ भी आया रिस्पेक्ट, each ऑफ अस शुड रिस्पेक्ट। अब आप बताइए कि क्या यूज करें, आर का यूज करें या हिज का यूज करें। तो आप जान चुके हैं कि सर हमें जनरली सिंगुलर पॉसेसिव चाहिए, तो यहां पे हिज का यूज करेंगे। ईच ऑफ अस शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। बात समझ में आ गया। कभी कभी लैंग्वेज में यहां पे हमारा क्या रखता है, आर का यूज कर देता है बच्चा। क्यों? क्योंकि यहां पे दिखता है अस है, तो यहां पे क्या यूज कर दो, आवर, क्योंकि वी का वो ऑब्जेक्टिव है और वी का ये पॉसेसिव है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि यहां पे हमें क्या करना है, तो आर का यूज नहीं करना है। समझ में आ गया। ईच ऑफ अस, हमें से प्रत्येक को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए उसके टीचर्स का। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय एट द सेम टाइम क्या करना चाहिए। अब ये ईच ऑफ अस के लिए मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों चाहिए, क्योंकि ईच है, तो यहां पे ना तो वी का यूज करेंगे ना ही दे का यूज करेंगे, क्योंकि उसी के लिए मुझे एक प्रोनाउन चाहिए कि हम में से, क्योंकि यहां हिज आ चुका है, समझना ध्यान से। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को रिस्पेक्ट करना चाहिए उसके टीचर्स का, मतलब हम में से प्रत्येक को, हमारे ही टीचर्स की बात की गई है, कोई कह रहा है, ठीक है। उसके बाद बट एट द सेम टाइम, अब देखो सिंगुलर प्रोनाउन, ही मस्ट बी लव, ही मस्ट लव, सॉरी मस्ट बी नहीं, ही मस्ट लव। तो अब जरा बताओ क्या होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट स्टार्टिंग से ही चला और इसी के रिगार्डिंग प्रोनाउन, तो यहां पे ही का यूज करेंगे। मस्ट है, मस्ट के बाद V1 आया, ही मस्ट लव, तो आर नहीं होगा, देयर नहीं होगा, क्योंकि ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और मुझे एक सिंगुलर पॉसेसिव चाहिए, कौन होगा, हिज होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ईच ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद, चाहे तो वो वर्ब हो या फिर पॉसेसिव हो, दोनों के दोनों बोथ क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। इस बात को समझ लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं बता रहा हूं। अच्छा मेरे दोस्तों, एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा नीदर ऑफ यू नो फ्रेंच, तुम दोनों में से कोई भी फ्रेंच नहीं जानता है। टेल मी द एरर, क्या एरर है। तो आप बोलेंगे सर नीदर ऑफ है, ठीक है, यू तो प्लूरल प्रोनाउन होता है, लेकिन वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और सिंगुलर वर्ब आप जानते हैं कि मेन वर्ब में क्या ऐड करोगे, तो यहां पे एस ऐड करेंगे। तो अब ये जाके करेक्ट हो गया, नीदर ऑफ यू नोज फ्रेंच, तुम दोनों में से कोई भी फ्रेंच नहीं जानता है। तो कितना सारा